जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी। चलिए तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सी टेक का पेपर, CTET का एग्ज़ाम जो अभी पेपर होने वाला है। चलिए तो मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों साइड में दिया गया है। ये पेपर कोड है, तो हिंदी और इंग्लिश, इस तरफ से इंग्लिश मीडियम, इस तरफ से हिंदी मीडियम। तो चलिए आपको हम पूरा पेपर हिंदी मीडियम से सॉल्व करवाते हैं। चलिए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न पत्र 150 प्रश्न का है। कितने का दोस्तों? 150 प्रश्न का है, जो 2.5 घंटे का है। आपको पूरा पेपर एकदम सही टिक करके आना है। चलिए तो आपको हम हिंदी मीडियम का पेपर सॉल्व करवाते हैं। चलिए दोस्तों इसमें कौन कौन सा है? भाग अलग अलग। भाग 1 में बाल विकास आएगा दोस्तों, 30 प्रश्न। गणित में आएगा दोस्तों, गणित में आएगा कितना? 30 प्रश्न गणित में आएगा। इसके बाद देखते तो बाल विकास दोस्तों ये 30 प्रश्न का है, गणित भी 30 प्रश्न का है, पर्यावरण भी कितने का? 30 प्रश्न का है। भाषा हिंदी या अंग्रेजी ऑप्शनल ये भी 91 से 120, ये भी 30 का है। भाषा हिंदी अंग्रेजी भाषा सेकंड भी 21 से 150, यानी ये भी 30 प्रश्न का है। चलिए तो हम पेपर को देखते हैं। चलिए तो प्रश्न पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों आज हम भाग 1 के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन हल कराने जा रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों संख्या 1 से 30 तक के प्रश्न देने के सही एवं सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, एक खेल के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन है कैसा है? तो पिता का कथन है, इसका राइट आंसर है दोस्तों एक वाला, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। किसको दर्शाता है दोस्तों? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। इसका दूसरा, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना। चौथा, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकन करना चाहिए। चलिए तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है तीसरा। कौन सा दोस्तों? तीसरा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए तो तीसरा प्रश्न है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देखा। एक अध्यापक बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, जैसे कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेब वायगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है? चलिए तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं कि बच्चों को, पहला ऑप्शन है बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। दूसरा है अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी दोस्तों। छात्रों में प्रत्याभार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। चौथा है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। चलिए दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है 2। कौन सा दोस्तों? 2, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। चलिए अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है। परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। दूसरा है विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। इसका तीसरा ऑप्शन है
समकक्षी समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। चौथा इसका परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है पहला। कौन सा दोस्तों? पहला। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। परिवार प्राथमिक कारक है और विद्यालय द्वितीयक कारक है। किसका? सामाजिकरण की। सामाजिक चीज़ें कहाँ से सीखता है बच्चा? तो प्राथमिक है उसका परिवार। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पांचवा प्रश्न है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि पहला ऑप्शन, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयाम बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। चौथा ऑप्शन है हमारा, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। चलिए, तो इसका हमारा राइट आंसर कौन सा दोस्तों? तीसरा। कौन सा इसका राइट आंसर है? तीसरा। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं। तो बुद्धिमत्ता कितनी है दोस्तों? विभिन्न दशाएं होती हैं। चलिए अगला प्रश्न। चलिए, तो प्रश्न छठवां प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के खालिस्तान चरण को दर्शाते हैं। प्रथापूर्व, प्रथागत, उत्तर प्रथागत, अमूर्त संक्रियता। तो चलिए, इसका राइट आंसर है 2। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? प्रथागत। चलिए, तो हम क्या लगाएंगे? प्रथागत को लॉक करते हैं। चलिए अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक, किसका? लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खालिस्तान के महत्व पर जोर देता है। तो पहला है सांस्कृतिक उपकरणों, दूसरा गुणारोपण, तीसरा अभिप्रेरणा और चौथा है संतुलीकरण। चलिए, तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा है दोस्तों? पहला। इसका राइट आंसर हमारा पहला, सांस्कृतिक उपकरणों। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। चलिए दोस्तों, ये 8वां प्रश्न, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसका पहला है मनोवैज्ञानिक उपकरण, दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, तीसरा विकास का समीपस्थ क्षेत्र, चौथा स्कीमा या मनोबंध। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है कौन सा? स्कीमा या मनोबंध। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है कि जीन पियाजे, किसका दोस्तों? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो पहला अमूर्त सोच का विकास, दूसरा विचार और सोच में केंद्रीकरण, तीसरा परिलक्षित निगमनात्मक सोच, चौथा संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है हमारा कौन सा? विचार सोच में केंद्रीकरण। दोस्तों, इसमें हम राइट करते हैं विचार सोच में केंद्रीकरण। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न 10वां, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पहला, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। दूसरा, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम में ही होता है। तीसरा, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। चौथा, विकास बहुआयामी होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा कौन सा है? चौथा। इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा चौथा, विकास बहुआयामी होता है। चलिए हम देखते हैं अगला। चलिए अगला प्रश्न है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो दोस्तों, बताना हमें जन्म से किशोरावस्था का जो बच्चों का विकास का क्रम होता है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आप भी जानते हैं कौन सा होगा? सामवेदिक होगा, दूसरा मूर्त होगा और तीसरा अमूर्त होगा। तो दोस्तों, इसका पहला राइट आंसर हमारा
सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त। चलिए अगला प्रश्न है। 12वां प्रश्न कहता है कि एक प्रगतिशील दोस्तों एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो पहला, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। दूसरा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता। चौथा, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। इसका चौथा है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण करना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा कौन सा है? चौथा वाला आंसर सही है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न। तो 13वां प्रश्न है, समावेशी कक्षा में खाली स्थान पर जोर देना चाहिए। तो दोस्तों क्या है, समावेशी शिक्षा में किस पर जोर देना चाहिए? तो पहला, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों। दूसरा, अभिवेदी समरूपी निर्देशों। तीसरा, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों का अलगाव। चौथा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर देना। यानी जो बच्चे की शक्ति है उसके हिसाब से उसे क्या देना है? अवसर देना है को कितने उच्चतम स्तर तक वो अध्ययन कर सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त होगा? तो जो दिव्यांगजन होते हैं वो अधिनियम 2016 के अनुसार किस शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए? तो पहला इसका मंदित छात्र, दूसरा विकलांग छात्र, और तीसरा छात्र जिस शारीरिक दिव्यांगता है, और चौथा छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा कौन सा है? तीसरा राइट आंसर है। क्या होना चाहिए? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। अब विकलांग छात्रों को बोलना शासन के द्वारा मना किया गया, इसलिए ये नहीं बोल सकते। मंदिर छात्र भी नहीं बोल सकते हैं, और छात्र जिसका आसक्त शरीर ये भी नहीं बोल सकते हैं। तो उसे सरकार के द्वारा क्या कहा गया? दिव्यांगता। तो वह छात्र जो शारीरिक क्या हो? दिव्यांग हो। तो हमारा 15वां प्रश्न है कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? यानी जो अधिगम में जो छात्र कठिनाइयाँ से ग्रस्त हैं तो उसके लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो पहला, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्री उपागमों का इस्तेमाल। तीसरा, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। चौथा, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। तो चलिए दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर के शिक्षा को क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा चौथा कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना का प्रयोग करना। तो जो बच्चे अधिगम में अपने आप को कमज़ोर समझते हैं या उससे जूझते हैं तो उन बच्चों के लिए शिक्षा शास्त्र और आकलन की जो जटिल संरचना है उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अगला प्रश्न है, 16 प्रश्न कहता है कि सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? तो जो सृजनात्मकता है उसका मुख्य लक्षण क्या है? पहला, कम परिज्ञानता या बोधगम्यता। दूसरा, अपसारी चिंतन। तीसरा, अति सक्रियता। चौथा, असतर्कता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा कौन सा दोस्तों? दूसरा। इसका राइट आंसर दूसरा, अपसारी चिंतन। जो सृजनात्मकता का मुख्य पहचान है वो क्या है? अपसारी चिंतन। चलिए तो 7वां प्रश्न है कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, तो इसमें जो विविध पृष्ठभूमि हैं उसमें अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए अधिगमकर्ता जो सीखने वाला होता है उसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहला, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। तो दोस्तों यार टालना लिखा है। विविध विन्यासों से उधार लेनी चाहिए। सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िवादी धारणाओं को मजबूत करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर, इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा दूसरा, विविध विन्यासों से उधार। जो भी आसपास के माहौल है, जो भी अच्छे बच्चे हैं तो हम उनसे क्या लेना चाहिए दोस्तों?
उदाहरण लेना चाहिए। तो हमारा ये बाकी ये भी गलत है, तीसरा भी गलत है और वो हमारा चौथा भी दोस्तों गलत है। चलिए 18वां प्रश्न है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। जो शिक्षा की समस्याएं होती हैं उन क्षमताओं को हम किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं। तो पहला, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। दूसरा हमारा, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रियाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तीसरा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। चौथा है, विद्यार्थियों में डर की भावना को पैदा करके। तो चलिए दोस्तों, हमारा इसका राइट आंसर है तीसरा। कौन सा दोस्तों? तीसरा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, यानी एक छात्र को दूसरे छात्रों के समान किसी भी संसाधन का उपयोग करने को बढ़ावा देना। बाकी हमारा चौथा कहता है विद्यार्थियों को डर की भावना पैदा कर, तो ये नहीं होना चाहिए, इससे बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। हमारा दूसरा कहता है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रियाओं को, ये भी नहीं होना चाहिए, हमारा स्वभाव थोड़ा लचीला होना चाहिए। लगातार अभ्यास कार्य पर जोर देना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। चलो तो क्या, बच्चों को समरूपों के प्रति इस्तेमाल को बढ़ावा देना। चलिए अगला प्रश्न 19वां प्रश्न कहता है कि अधिगम की अभिप्रेरण को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अधिगम का अर्थ होता है दोस्तों सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सीखना। और अधिगमकर्ता कौन है? सीखने वाला। अधिगमकर्ता को बोलते हैं दोस्तों सीखने वाला। तो अधिगम की अभिप्रेरण को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। तो पहला, बच्चे को दंड देकर। पहले बच्चे को दंड देकर। दूसरा है प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तीसरा है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। चौथा है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा कौन सा है? 2 नंबर का, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो बच्चों को तो दंड वैसे नहीं दिया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न कहता है दोस्तों शर्मिंदगी। शर्मिंदगी क्या है? का संज्ञान कोई संबंध नहीं। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों को तीसरा, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। चौथा, के भाव के अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं में बारंबार पैदा करना चाहिए। चलिए तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा कौन सा दोस्तों? संज्ञान। संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यदि हम बच्चे के साथ शर्मिंदगी करेंगे तो क्या होगा? बच्चे के ऊपर क्या होगा दोस्तों? नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चलिए तो 21वां प्रश्न है हमारा। 21वां प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो जो अध्यापन अधिगम का है, सीखने और सिखाने का जो प्रभावशाली माध्यम वो कौन सा है? पहला, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। दूसरा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तीसरा, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। चौथा, अनुकरण, नकल और दोहराना। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है कौन सा है? संकल्पनाओं के बीच संबंध स्थापित करना। दोस्तों, इसका राइट आंसर है क्या है? संकल्पनाओं के बीच संबंध स्थापित करना। चलिए अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 22वां प्रश्न है। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि। तो इसके 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो हमारा पहला, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। यानी बच्चा त्रुटि करता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं के लिए अर्थपूर्ण। तीसरा, इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। चौथा है, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा दूसरा है दोस्तों। कौन सा है? दूसरा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो यानी बच्चे ने गलती की है तो बच्चे को उन त्रुटियों की क्या होनी चाहिए? समझ होनी चाहिए कि उसने कहाँ गलती की है। तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 23वां प्रश्न है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है तब। यानी बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है
जब क्या होती है, पहला, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। दूसरा, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेत हो। तीसरा, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। चौथा, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो चलिए दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है पहला, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। तो हमारा 24वां प्रश्न है, अधिगम अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है दोस्तों? अधिगम की जो सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है? तो पहला है उच्च उत्तेजना उच्च भय। दूसरा है निम्न उत्तेजना उच्च भय। तीसरा, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। चौथा, कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है तीसरा, संतुलित उत्तेजना होना चाहिए और भय किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो यही सीखने की सबसे अच्छी अवस्था या विधि है कि उसके पास में संतुलन होना चाहिए किसी भी सामंजस्य के प्रति और कोई भय नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, हमारा 25वां प्रश्न है कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, तो अधिगम का जो संरचनात्मक विचार होता है वह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या होना चाहिए। तो पहला, बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरा, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्क पर निर्भर रहते हैं। तीसरा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चौथा, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है तीसरा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो जब भी कोई अधिगम की संरचनात्मक सुझाव देता है तो उसमें बच्चे क्या होते हैं, यानी प्रत्यक्ष सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 26वां प्रश्न कहता है कि अधिगम के लिए निम्न में कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो जो अधिगम है उसमें कौन कौन सी धारणा जरूरी है? तो हमारा पहला है योग्यता सुधार। दूसरा, योग्यता अटल है। तीसरा, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथा, असफलता अनियंत्रित होती है। तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर है पहला, कौन सा दोस्तों? पहला, योग्यता सुधार होती है। जो योग्यता है उसमें क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। यानी एक गलती के बाद दोबारा भी व्यक्ति गलती करता है, धीरे धीरे क्या करता है, उस गलती से कुछ ना कुछ सीखता है कि हमने जो गलती की है पूर्व में, उस गलती को क्या करें, इस बार हम गलती में कुछ सुधार लाएं। जैसे हम भी कई बार, या आप लोग जो परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इसमें जो हमें एक बार जो समस्या आती है तो हम अगली बार देखते हैं कि वो समस्या से हमें क्या करना है, सुधार करना है। अपने आप में क्या करना है दोस्तों, सुधार लाना है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा 27वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? क्या दोस्तों? इसका हमारा पहला है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। दूसरा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तीसरा, बारंबार परीक्षाएं। चौथा, अन्वेषण और संवाद। तो चलिए दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर कौन सा होना चाहिए दोस्तों? इसका है चौथा, अन्वेषण और संवाद। क्या दोस्तों? चौथा, अन्वेषण और संवाद। तो दोस्तों इसमें लिखा अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है खोज, और संवाद का जो बच्चे आपस में बातचीत करते हैं उससे बच्चे क्या होता है, उनके ज्ञान में विकास होता है। चलिए दोस्तों, हमारा 28वां प्रश्न कहता है, 28वां प्रश्न दोस्तों, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है, यानी कार्य कर रही है, साइना क्या करे, वो अपने आप से खुद से बात कर रही है कि वह कार्य किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वायोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं हम कि वो व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो पहला हमारा संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। दूसरा हमारा स्वनियमन। तीसरा आत्मकेंद्रिता। चौथा मनोवैज्ञानिक विकार। तो चलिए दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है कौन सा? स्वनियमन। वो क्या कर रही है, खुद से क्या कर रही है दोस्तों, वो खुद से सोच रही है कि इसके बारे में हमें प्रगति कैसे करना है। चलिए अगला प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, हमारा 29वां प्रश्न है
कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो पहला, विद्यार्थियों को नामांकित करना। दूसरा, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तीसरा, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। चौथा, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर है तीसरा। क्या दोस्तों? तीसरा, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की जो ज़रूरतें हैं उसकी क्या करना चाहिए? हमें पहचान करना चाहिए कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। यदि हम बच्चे को उसकी सुविधा के अनुसार शिक्षक सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं कराएंगे तो बच्चे से हम मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य भी विकसित नहीं कर सकते। बच्चे की प्राथमिक आवश्यकता होती है, उसे पढ़ने के लिए जो हम सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है 30वां कि बच्चों के विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो पहला, केवल आनुवंशिकता पर। दूसरा, केवल पर्यावरण पर। तीसरा, ना आनुवंशिकता पर और ना पर्यावरण पर। चौथा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर निकला दोस्तों चौथा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। यानी जो बच्चे सीखते हैं उसमें क्या है, एक तो कुछ आनुवंशिक गुण भी होते हैं और दूसरा पर्यावरण के आपसी संबंध के कारण भी वो सीखता है। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट लेवल निकला है किसका? गणित का। हम करेंगे भाग 2 गणित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही और उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो हमारा 31वां यानी प्रश्न, हमारा 31वां प्रश्न गणित का पहला प्रश्न है कि 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर, जैसे कि हम कह सकते हैं 1/1 वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल भी कितना निकलना चाहिए दोस्तों? 48 निकालना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों? 48 के हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 48 के क्या करेंगे दोस्तों? हम गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं? तो इसका आएगा दोस्तों 1, इसके बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा हमारा 3, 4 आएगा दोस्तों और 6 आएगा, 6 के बाद 8, 8 के बाद आएगा दोस्तों हमारा 12, 12 के बाद आएगा दोस्तों हमारा 12 के बाद आएगा 16 और 16 के बाद आएगा दोस्तों 24 और 24 के बाद आएगा हमारा 48। अब देखते हैं दोस्तों कि हमारे कितने निकल रहे हैं। तो देखो 1 का 48 का 1 आ जाएगा, 48 एकम 48 और दोस्तों 24, 24 दूनी कितना होता है? 48। इसके बाद 16, 16 की कितने होंगे दोस्तों? 48 हो जाएगा, जिसका बन जाएगा। अब देखते दोस्तों हमारा आ जाएगा, अगला आ जाएगा कितना? 12, 12 का कितना आएगा दोस्तों? 12 चौको 48 और इसके बाद हमारा 6 का 8 का 48। इस तरह से दोस्तों हमारे जोड़े कितने बन रहे हैं? 5 बन रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से हम बना लेंगे कि 48 बाई या तो 48 1 का बन सकता, या फिर 12 4 का बन सकता, या 24 2 का बन सकता दोस्तों, या 16 3 का बन सकता, 16/3 का, या फिर हमारा 6/8 का बन सकता है। तो इस तरह से यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हर परिणामिक में हमारा कितना 48 सेंटीमीटर ही आएगा। इस तरह से दोस्तों कुल कितने मिल गए हमारे पास? 5 मिल गए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तीसरा। इस तरह से हमें कितने मिल गए? 5 प्रकार के क्रमों में व्यवस्थित किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, हमारा 32वां प्रश्न, अगला प्रश्न है 32वां, कहता है कि विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। तो दोस्तों विद्यालय की जो सभा है उसकी एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों में रूही का 19वां स्थान है। दोनों सिरों में रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? तो दोस्तों जो रूही है वो बीच में बैठी, यदि इस तरफ से और इस तरफ से यदि दोनों तरफ से मिठाई बांटी जाए तो रूही को चाहे यहाँ से नंबर लगेगा चाहे यहाँ से नंबर लगेगा, उसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको बीच के बीच बैठी है तो उसको कहीं से भी जाएगा तो उसको उसी टाइम पे मिलेगी। तो इस तरह से दोस्तों जो सवाल आएंगे उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है इसमें कि 19 में दोस्तों हम कितने का 2 का गुणा कर देंगे। तो 19 दूनी कितने होते दोस्तों? 38। 19 दूनी होते 38।
अब इसमें से एक हमें घटा देना पड़ता है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 37। इस तरह से दोस्तों इसका राइट आंसर निकला हमारा 37, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए दोस्तों, हमारा 33वां प्रश्न है। गणित का 33वां प्रश्न कहता है कि अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? चलिए दोस्तों, में गोष्ठी पहुंचा उसका निर्धारित समय क्या था? तो दोस्तों ये अस्मिता 8:30 AM पर 15 मिनट पहले पहुंची। तो हम क्या करेंगे, 8:30 में से क्या करेंगे दोस्तों, 15 मिनट को माइनस कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 8:15। इस तरह से दोस्तों हमारा निकला 8:15। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इसमें से कि वो सहकर्मी, इसमें लगा दोस्तों सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। तो जो सहकर्मी गया वो 30 मिनट लेट पहुंचा, तो उससे पहले पहुंच गई। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 30 मिनट और ऐड करेंगे। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा जी 8:45। अब जो गोष्ठी गया था वो 40 मिनट पीछे पहुंचा देरी से, तो 40 मिनट लेट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 40 मिनट को दोस्तों हम माइनस कर लेंगे। तो हमारा आ जाएगा 45 में से 40 गया कितना दोस्तों, 0, 5 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8। तो 8:05 AM पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर निकला हमारा चौथा, 8:05 AM, यानी 8:05। चलिए दोस्तों, हमारा 34वां प्रश्न है कि एक संख्या के, क्या है दोस्तों, एक संख्या 100 से आधे से अधिक है। यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, यानी 60 से अधिक है और 80 से कम है। इसके अंकों का योग दोस्तों 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। संख्या क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों संख्या बता रहा कि 100 के आधे से अधिक, तो एक संख्या हमारी 50 से क्या होगी दोस्तों, एक 50 से ज़्यादा होगी और एक 50 से हमारी कम होगी दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे 50, एक संख्या 50 से ज़्यादा है दोस्तों, एक संख्या 50 से कम है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब 6 दहाई, अब इसमें भी देखना है दोस्तों, हमें क्या करना है कि वो 6 दहाई मतलब 60 से ज़्यादा हैं, और 8 दहाई मतलब 80 से क्या है दोस्तों, 80 से वो कम है। 60 से ज़्यादा हैं और 80 से कम हैं। और इसके अंकों का योग दोस्तों कितना है, 9 है। इसके अंकों का योग है 9। तो हमारी संख्या कौन सी हो सकती, या तो हमारी संख्या 72 हो सकती, क्योंकि 7, 2, 9। चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसका, या तो हमारी संख्या, या तो दोस्तों हमारी संख्या कौन सी है, 72। 7 2 कितना होता है, 9। या फिर दोस्तों हमारी संख्या हो सकती है 63। ये भी 6 और 3 9 होता है। तो हमें क्या करना दोस्तों, इसमें ये भी चेक करना है कि हमारे अंकों का पहला अंक दूसरे अंक का क्या होना चाहिए, यानी हमारा पहले अंक से दूसरा अंक दुगना होना चाहिए। यहाँ लिखा है दोस्तों कि इकाई का अंक दुगना होना चाहिए। दहाई का अंक इकाई के अंक से दुगना होना चाहिए। तो दहाई का अंक दोस्तों ये 6 है, इकाई का अंक 3 है, तो इससे हमारा 6 के साथ दुगना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आंसर आएगा दूसरा, 63 आंसर सही है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा 35वां प्रश्न कहता है कि इस विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। तो क्रेयॉन का एक पैकेट है 15.50 का, पेंसिलों का एक पैकेट है 14.0 का, स्केच पेन का पैकेट है 22.50 का, एक कैंची है हमारी 17.0 रुपये की, एक रबड़ है 2 रुपये की, चमकीले कागज़ की एक परत है 2.50 रुपये की। चलिए अगला है हमारा सजावटी स्टिकर, एक पैकेट 5 रुपये का है। इसके बाद दोस्तों सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल और एक पैकेट स्केच पेन, एक कैंची, चमकीले कागज़ की 5 शीटें और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। तो उसे कितना रुपये भुगतान करना होगा? चलिए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, सोहेल ने एक क्रेयॉन खरीदा, तो क्रेयॉन की कीमत है दोस्तों 15.50। कितना ही दोस्तों इसकी कीमत है, 15
50। इसके बाद दोस्तों उसने पेंसिल का, इसके बाद उसने 2 पैकेट पेंसिल खरीदा, तो एक पैकेट का दोस्तों 14 रुपये, 2 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 दूनी 28 रुपये हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला उसने क्या ख़रीदा है, एक पैकेट स्केच पेन, एक पैकेट स्केच पेन है 22.50 का, 22.50 का दोस्तों। अगला उसने क्या ख़रीदा है, चमकीले एक कैंची खरीदी दोस्तों, एक कैंची की कीमत है 17 रुपये, कैंची कितने का दोस्तों, 17 रुपये का। इसके बाद उसने चमकीले कागज़ की 5 सीटें खरीदी, तो चमकीले कागज़ की 5 सीटें, एक सीट है कितने की, 2.50 रुपये की, तो हम 2.50 में क्या करेंगे दोस्तों, 5 का, तो 25 पंचे कितना हो दोस्तों, 125, 125, 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो दोस्तों 25 पंचे 125 और 0 का 0 आ जाएगा। इस तरह से हमारा दशमलव आएगा 2 अंक बाद, तो यहाँ रख देंगे 2, तो हमारा आएगा दोस्तों 12.50। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों कितना, यहाँ पे लिखेंगे हमारा 5 का कितना आ जाएगा, 12.50। चलिए दोस्तों अब उसने क्या ख़रीदा, लास्ट में ख़रीदा उसने एक पैकेट सजावटी स्टिकर, क्या खरीदो दोस्तों, एक सजावटी स्टिकर, इसका प्राइस है 5 रुपये, 5 और हम जोड़ देंगे। अब इन सभी को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो दोस्तों हमारा, तो चलिए दोस्तों इसको जोड़ने से कितना आता है, 100.50, तो इसका राइट आंसर होता है, सोहेल ने कितने रुपए खर्च किए, तीसरा नंबर 100.50, यानी 100 रुपया और 50 पैसे खर्च किए। तो चलिए दोस्तों हमारा 36वां प्रश्न है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना होगा दोस्तों, तो हम देखते हैं दोस्तों 23:40 यानी 30 मई को कितना है दोस्तों, 23:40 पर, तो 12 बजने में कितने होंगे दोस्तों, यह हमारा 20 मिनट का अंतर, 20 मिनट कम है। अब देखते दोस्तों, तो एक इसके बाद 31 मई आएगा, 30 के बाद आएगा दोस्तों 31 मई, तो 31 मई का पूरा दिन रात तक चलेगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना, 24 घंटा, और ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 24 घंटा 20 मिनट। अब देखते दोस्तों हमारा 1 तारीख को 5:15 पर पहुंचती है, तो 5:15 और इसमें जोड़ देंगे, 5 और 15, इस तरह से दोस्तों हमारा 20 और 15 कितना होता है, 35, और 29 और 5 24 और 5 होता है दोस्तों 29। इस तरह से हमारा राइट आंसर आया दोस्तों, हमारा कौन सा, दूसरा वाला राइट आंसर है, 29 घंटे 35 मिनट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हल करते हैं। चलिए दोस्तों हमारा 37वां प्रश्न है, तो 37वां प्रश्न है, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। अब 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, जो 10वें स्थान का है वो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, यानी 10वें का मतलब दहाई, और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 1000वें स्थान का है वो 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई का स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो इसका उत्तर बताइए। तो दोस्तों इस सवाल को हम पीछे से हल करते हैं, क्योंकि इतना सारा आप मैटर लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा समीकरण बनाने में। इसका केवल एक शॉर्ट ट्रिक होता है कि इसमें लिखा है कि यानी जो लास्ट अंक है, इकाई का अंक है, वो 1 अंक वाली विषम संख्या है, तो दोस्तों 1 अंक वाली सबसे बड़ी विषम संख्या होती है दोस्तों 9। इसके बाद देखते हैं हमारा कि जो हमारा 10वें स्थान वाला है, 10वें स्थान का अंक है वो क्या है, अभाज्य संख्या का वर्ग है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों 2, तो 2 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 4, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा कितना 4 आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, यदि नहीं होता तो फिर और आगे लगाएंगे।
तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हम देखते हैं। 49 की संख्या के लास्ट में 37 इसमें नहीं है और 19 में नहीं है, 27 में नहीं, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा पहला 87,649 करेक्ट है। चलिए दोस्तों इस तरह से सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं, पीछे से हल कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न कहता है कि 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 की योग में से क्या घटाना होगा। दोस्तों क्या करेंगे, हम इनको जोड़ेंगे। 8,008, अगला हमारा 8,088, अगला नंबर हमारा 8,808। इनको दोस्तों क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 8 16 8 24 का 4 हासिल आएगा हमारा 2, 8 2 10 का 0 हासिल आएगा 1 और 8 और 1 9 होगा दोस्तों। यहाँ पे हमारा 8 3 24, यहाँ जाएगा 24, तो हमारा दोस्तों उत्तर आएगा 24,904। अब हमें क्या करना है इसमें से हमें, तो चलिए दोस्तों हमारा आंसर क्या करना है, हमें इन तीनों नंबरों को दोस्तों जोड़ देना। जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आया उसमें से हमें 17,863 घटा देना। तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 7041, 7,041। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 7,041। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों 39वां प्रश्न है कि 16 लीटर धारता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से भरी है। दोस्तों एक बाल्टी है, ये कितने की है, ये पूर्ण रूप से भरी है। इसमें कितना 16 लीटर पानी बना है। तो इसे क्या करना है दोस्तों, बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तन में भरा जाना है। दोस्तों इसके क्या करना है, छोटे छोटे से बर्तन में भरा जाना है। तो बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग, दोस्तों एक मग बनाना है, जिसमें से हमें 50 बार निकालना है। इस पानी को कितनी बार निकालना है दोस्तों, 50 बार निकालना है। तो पूर्णतः भर का छोटे छोटे बर्तनों में स्थापित किया जाए। तो मग की धारता, इस मग का बताना कि इस मग में कितना पानी बनेगा। चलिए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। तो हल करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, तो जो हमारा 16 लीटर है दोस्तों, कितना है 16 लीटर, तो 16 लीटर, तो 1 लीटर में कितने होते दोस्तों, 1000 मिलीलीटर। तो इसमें हम क्या करेंगे, 16 का हो जाएगा 16,000 और 50 बार निकालना। तो हम 50 के क्या करेंगे दोस्तों, भाग दे देंगे, 0 से 0 काटेंगे, 5 से 1 16 से भाग देंगे तो कितना होगा दोस्तों, 5 3 15। अब 1 बचेगा, 1 और 0 तो 10 हो जाएगा। तो कितना 5 दूनी 10 और 0 का 0 बचेगा दोस्तों। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा दोस्तों 320 ml। चलिए इसको हम चेक करते हैं। चलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर निकल के आया है 320 ml। तो जो 50 बार निकालेंगे वो कितना 320 ml में निकालेंगे तो हमारा 16 लीटर आ जाएगा। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न है। एक टैक्सी का दोस्तों क्या करना है, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है। तो जो पहली 2 किलोमीटर की यात्रा उसमें क्या लगेगा दोस्तों, 50 रुपये लगेगा। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए उसके बाद 2 के बाद जो लगेगा वो लगेगा 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये का किराया दिया। तो उसके घर से, उसका जो घर है दोस्तों, घर से क्या करना है, रेलवे स्टेशन, क्या करना है दोस्तों, रेलवे स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तक की दूरी ज्ञात करना के बीच की दूरी दोस्तों कितनी है। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। तो हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम हल करेंगे। तो पहला 2 किलोमीटर कितना लगा दोस्तों, 2 किलोमीटर का लगा उसको 50 रुपये। तो कितना हो गया हमारा, 2 किलोमीटर हो गया 50 रुपये। अब हम 258 में से 50 को माइनस करेंगे तो दोस्तों हमारा बचेगा 200, कितना बचेगा 208। अब 208 में क्या करेंगे दोस्तों, हम इसका 16 का भाग दे देंगे। यहाँ लिखेंगे 208 भागे 16। तो दोस्तों हमारा ये कितनी बार जाएगा, 16 से काटेंगे तो ये हमारा 13 बार कट जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमारा 13 किलोमीटर आ गया और 2 किलोमीटर आ गया हमारा 50 का।
तो इस तरह से टोटल होगा हमारा 15 किलोमीटर। यानी उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी दोस्तों कितनी है? 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 15 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 अंकों के विषय दर्शाती है। तो क्या करती है मारिया और शहनाज द्वारा जो 100 है और उसमें से 5 विषयों के अंक दिए गए हैं। तो अंग्रेजी में ये मारिया के अंक है, शहनाज के। तो अंग्रेजी मारिया 74 और शहनाज 81। गणित में मारिया 88 और शहनाज 78। सामाजिक विज्ञान में मारिया 65 और शहनाज ने 77 अंक प्राप्त किए। हिंदी में मारिया ने 73 और शहनाज ने 72 अंक प्राप्त किए। विज्ञान में मारिया ने 90 अंक और शहनाज ने 82 अंक प्राप्त किए। तो उपरोक्त दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन की पुष्टि कीजिए। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर हम चेक करते हैं कि इन सभी को क्या करेंगे दोस्तों, इनको हम जोड़ेंगे और मारिया के अंकों को जोड़ेंगे। तो इसके अंकों का जो आंसर आया वो आया था दोस्तों 390। कितने हैं अंकों का योग है? 390। मारिया के अंकों का योग भी दोस्तों कितना है? 390। तो इसमें दोनों की जो प्रतिशत है वो कितनी बनी दोस्तों? समान है, यानी 390 इसके भी हैं और शहनाज के भी 390 है। इस तरह से दोनों ने परीक्षा में जो समान अंक प्राप्त किए, टोटल अंक कैसे समान प्राप्त किए। चलिए इसके हम ऑप्शन से चेक करते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसमें से हमें ऑप्शन देखना है। तो भाषा को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अंक प्राप्त किए, ए उचित नहीं है। मारिया ने शहनाज के केवल 2 विषयों में अंक अधिक प्राप्त किए, भी सही नहीं है। हमारा अगला गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्त अंक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्त अंक से अधिक है, ये भी सही नहीं है। और मारिया और शहनाज ने इन दोनों ने क्या किए? अंक समान प्राप्त किए। दोनों ने अपने 5 विषयों में 390 अंक प्राप्त किए। दोनों के अंकों का योग कैसा दोस्तों? समान है। तो यही हमारा राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अब गणित के अंतर्गत हमारा पेडागोगी बाल विकास के प्रश्न आए हैं। चलिए तो हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो 42वां प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। तो गणित के शिक्षण में के अधिगम में जो प्रक्रिया वो कौन सी हमारी वांछनीय है। तो पहला, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। दूसरा, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। चौथा, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। तो चलिए दोस्तों, इसका हमारा राइट आंसर है दोस्तों कौन सा है हमारा? दूसरा। कौन सा दोस्तों? दूसरा। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो इसकी संकल्पना है उसकी समझ को क्या करना है? प्रोत्साहित करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हमारा 43वां प्रश्न है, 43। प्रश्न कहता है कि गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रस्तुत प्रश्न दिए। उसने क्या किया? कुछ प्रश्न दिए। तो ए नंबर का, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। दूसरा हमारा, उन संख्याओं बी का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्य 4 है। तीसरा, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। चौथा, आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी हो मुझे बताइए। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला है ए वाला, उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 5 और 30 परिमाप है। तो कैसा दोस्तों? ए है हमारा बंद प्रश्न, बंद श्री के प्रश्न है। दूसरा दोस्तों हमारा बी वाला है, समुच्चय ज्ञात कीजिए। कैसा दोस्तों? ये मुक्त है या खुला वाला कह सकते हैं, मुक्त सिरा वाला है। तीसरा हमारा, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का। तो दोस्तों हमारा कौन सा? बंद सिरा वाला है। और चौथा हमारा डी वाला कौन सा है? ये मुक्त सिरा वाला है। तो दोस्तों हमें इससे पता चलता है कि ए और सी हमारा कौन सा दोस्तों? बंद सिरा वाला। बी और डी, हमारा बी और डी कौन सा दोस्तों? ये हमारा मुक्त सिरा वाला। तो चलिए इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं। तो दोस्तों इसका हमने आंसर निकाला था ए और सी। ए और सी हमारा कौन सा था दोस्तों? बंद आकृति वाला। तो हम देखते हैं हमारा ए भी बंद सिरे के प्रश्न हैं, ए भी नहीं है। दूसरा ए बी सी बंद सिरे, ए भी नहीं है।
तीसरा ए श्रेणी वाला बंद है तो ए भी नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा चौथा ए और सी बंद श्रेणी वाले प्रश्न हैं, बी और डी मुक्त श्रेणी वाले प्रश्न है। तो राइट आंसर हमारा चौथा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न 44वां प्रश्न क्या कहता है कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो गणित के शिक्षण में इनमें से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। पहला, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। दूसरा है मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोगों में शिक्षण में परिवर्तन। तीसरा है हमारा दोस्तों हमारा मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। चौथा ऑप्शन है दोस्तों हमारा कि छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा दोस्तों चौथा नंबर का सही है कि जो भी छात्र गलत उत्तर देते हैं तो उसका हमें पूरा सही उत्तर देना। यदि हम करेक्ट उत्तर देंगे, सही उत्तर देंगे तो बच्चे अगली बार गलती नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न निकल के आ रहा है। 45वां प्रश्न क्या कहता है कि रोहित ने क्या किया दोस्तों, अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज है। वर्ग क्या है, समचतुर्भुज है और एक आयत दोनों ही है। वह वेन व्हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। जो वेन व्हील इसका मानस चिंतन है उसके कौन से चरण पर है। तो रोहित ने क्या अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज भी और साथ में आयत दोनों हैं। तो इसका पहला है स्तर पहचानना, दूसरा स्तर एक पहचानना, तीसरा स्तर दो का संबंध और चौथा स्तर 3 निगमन। तो चलिए दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर कौन सा है, स्तर 2 संबंध। तीसरा ऑप्शन सही है दोस्तों, इसका तीसरा ऑप्शन सही है, स्तर 2 का संबंध। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा। तो दोस्तों गणित में केवल सवाल के साथ में सवाल ही नहीं, गणित में हमारा पेडागॉजी भी सम्मिलित रहता है। लगभग 50% हमारा पेडागॉजी आता है। तो चलिए प्रश्न 46 में किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। तो दो पूर्ण संख्याओं को एक क्या होता है दोस्तों, एक पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। तो पहला समवरक, दूसरा क्रमविनिमय गुण, तीसरा हमारा साहचर्य गुण, चौथा वितरण गुण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हमारा पहला समवरक गुण। चलिए अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों हमारा 47वां प्रश्न क्या कहता है कि गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो गणित शिक्षण का अधिगम है उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला हमारा गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है। दूसरा गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भों में कोई भूमिका नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं तीसरा और चौथा ऑप्शन। हमारा तीसरा ऑप्शन कहता है कि नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। चौथा गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है, इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर निकला है दूसरा। क्या दोस्तों, दूसरा। गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। इसमें गणितीय रचना और संस्कृति का कोई भूमिका नहीं है। बाकी ये सभी ऑप्शन गणित के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। गणितीय ज्ञान का सृजन भी किया जा सकता है, तर्क और वितर्क वार्ता करके भी गणित को सीखा जा सकता है। केवल हमारा 2 ऑप्शन सही नहीं है। तो चलिए दोस्तों हमारा 48वां प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए कौन सा कथन सत्य है। तुम्हारा पहला, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दूसरा, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। तीसरा, गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना और सिखाना चाहिए। डी वाला हमारा, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है, तो इसका हमारा राइट आंसर है कौन सा,
संख्याओं के अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये भी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद में हमारा संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, ये हमारा गलत है। इसके बाद गणना से पहले संख्याओं को संख्या के रूप में लिखना सिखाना चाहिए, ये भी गलत है। अब हमारा अगला आंसर सही है डी, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर सही है ए और डी। कौन सा दोस्तों, ए और डी। चलिए हम ऑप्शन से चेक करते हैं। तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर निकला कौन सा, ए और डी। सही उत्तर है ए और डी। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न 49वां, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए कौन सा पहलू क्या है, महत्वपूर्ण है। पहला, गणित के बच्चों को जीवन के अनुभव का भाग बनाना, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना, उच्चतम पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। चौथा हमारा औद्योगिक के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। तो चलिए दोस्तों इसके हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन कौन सा हमारा सही है। तो चलिए दोस्तों इसका हमारा पहला है, इसका राइट आंसर हमारा पहला, गणित के बच्चों को जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। तो जीवन के अनुभव उनका हमें भाग बनाना। तो दूसरा, परिकलन में परिशुद्धता, इतनी जल्दी बच्चों को परिशुद्धता विकसित नहीं की जा सकती है। और उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, अभी प्राथमिक पर उच्च शिक्षा के लिए तैयार नहीं कर सकते हैं। चौथा, प्रौद्योगिक के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी प्राथमिक स्तर में है। तो बच्चों को केवल हम क्या कर सकते हैं, उन्हें जीवन के अनुभव के बारे में हम बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविमीय विवेचन, दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो इसका दोस्तों पहला है हमारा कि पहला, एक चार्ट, एक संख्या चार्ट में नमूनों को पहचानना। दूसरा है हमारा सुडोक पहेली को हल कराना। तीसरा हमारा चौपड़ आकृतियों को पहचानना। चौथा हमारा आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि जो चौपड़ आकृतियाँ होती दोस्तों, क्या होती है, चौपड़ आकृतियाँ। तो उससे आकृतियों क्या कहते हैं हम, पहचान। प्राथमिक स्तर पर क्या कहते हैं, बच्चों को शुरुआत में जो आकृतियाँ होती हैं उनसे हम क्या करते हैं, बच्चों को पहचान कराते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है। तो जो आसपास की वस्तु रखते हैं उनसे क्या करते हैं दोस्तों, हम पहचान कराते हैं। जैसे कंकड़ भी रख लेंगे या स्टार वगैरह भी रख लेंगे या खिलौने रख लेते हैं, तो उससे क्या करते हैं, बच्चों को हम पहचान कराते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 51वां। क्या कहता है 51वां प्रश्न, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो बच्चों क्या पढ़ाना है, भिन्न पढ़ाना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पहला हमारा गिनतारा, दूसरा जियो बोर्ड, तीसरा संख्या चार्ट, चौथा क्रिंजीनियर क्षण। तो इसका दोस्तों हमारा सही आंसर है क्रिंजीनियर क्षण। तो राइट आंसर क्रिंजीनियर क्षण। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि गणित की प्रकृति विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो गणित की प्रकृति में जो विषय दी गई इनमें से कौन सी प्रकृति सही नहीं है। तो पहला हमारा गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। दूसरा, गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। तीसरा, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। चौथा, गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है कि प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और संकल्पनाओं की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित क्या है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रमबद्ध सूचक भाव में हुआ है। तो पहला, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। दूसरा, इस घर में 3 कमरे हैं। तीसरा, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। चौथा, इस डिब्बे में 3 पेंसिल के कई समूह हैं। तो देखते दोस्तों इसमें से
किसमें 3 संख्या का प्रयोग क्रम सूचक हुआ है? तो इसका सही है, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पहला। इसमें संख्या 3 का प्रयोग सही तरीके से हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि शुद्ध कथन को पहचानें। क्या करना है दोस्तों? शुद्ध कथन को पहचानना है। यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप भी समान होगा। इसके बाद यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल भी समान होगा। तो आकृतियां समान हैं तो जरूरी नहीं कि उनका परिमाप समान होगा, ये गलत है। दूसरा, यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान हो, ये भी सही, जरूरी नहीं है। तीसरा है कि परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, ये भी जरूरी नहीं, अलग अलग भी हो सकता है। अगला है हमारा चौथा, किसी आकृति का आकार और उसके परिमाप का निर्धारण करता है। तो जो उसकी आकृति होती है, जो क्या करता है दोस्तों, उसके परिमाप का निर्धारण करता है। तो ये हमारा राइट आंसर है हमारा चौथा। आकृति के आधार पर हम उसके परिमाप के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न 55वां। गणित के केवल 6 प्रश्न और शेष हैं। तो गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो गणित का जो पाठ्यक्रम है उसमें शुद्ध कथन क्या है उसको हमें पहचानना है। तो पहला, बीजगणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। तो जो बीजगणित के विचारों की नींव है वो प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। तो दोस्तों क्या है, इसका हमारा सही है। वैसे ये सही है क्योंकि जो गणित की नींव है वो हमेशा प्राथमिक स्तर पर ही डाली जाती है। और दूसरा, भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, ये सही नहीं है क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भी थोड़ा बहुत ज्ञान दिया जाता है। तीसरा है, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना उसको प्राथमिक स्तर पर परिचय देना चाहिए। तो ये भी हमारा कैसा दोस्तों, ये सही नहीं है। अगला देखते हैं, क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है। तो हमारा इसका राइट आंसर है दोस्तों पहला सही है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो हमारा पहला है, सबसे पहले त्रिभुजों की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। यानी उसको हमें क्या बताना, त्रिभुज के बारे में पढ़ाना दोस्तों। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज की परिभाषा दे देनी चाहिए, ये सही नहीं, त्रिभुज के बारे में परिभाषा नहीं दे सकते हैं। दूसरा, हमारा संभ्रांति से बचने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत करें, ये भी जरूरी नहीं है, कोई भी त्रिभुज बता सकते हैं। तीसरा, बच्चों की समझ विभिन्न प्रकारों के त्रिभुजों प्रस्तुत किए जाने चाहिए परंतु अन्य आकृतियों से दूर रहना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है, त्रिभुजों के साथ अन्य आकृतियाँ भी दिखानी चाहिए। चौथा, हमारा बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियाँ भी प्रस्तुत करनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा राइट आंसर है कि बच्चों के सामने हमें सभी प्रकार की आकृतियाँ, त्रिभुज हो या कोई भी आकृति त्रिभुज से बनने वाली हो, वो सभी आकृतियों से हमें परिचय कराना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चौथा। चलिए अगला प्रश्न हमारा 57 कहता है कि एक विभाजन के प्रश्न में भागफल का 5 गुना है। एक विभाजन के प्रश्न में भागफल का 5 गुना है, शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या बताइए। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न 57 है, इसको हम लगाते हैं। तो दोस्तों हम इस तरह से लगाएंगे इसको, हम यहाँ कॉलम बनाएंगे। तो क्या करा, ये हमारा कौन सा दोस्तों, ये हमारा शेषफल, तो ये हमारा भागफल, इसे कहते दोस्तों भागफल, और ये कहलाएगा हमारा भाजक, इसे कहेंगे हम भाज्य। अब दोस्तों इसमें बताना हमें कि शेषफल कितना दोस्तों, शेषफल दोस्तों 5 है। यहाँ पर दोस्तों शेषफल कितना है, 5 है। अब इसके बाद में वो कहता है शेषफल का दुगुना है। तो भाजक क्या, शेषफल का दुगुना, तो भाजक होगा शेषफल का दुगुना, यानी इसका दुगुना कितना होगा दोस्तों, 5 का दुगुना होता है दोस्तों 10। यहाँ लिख देंगे हम 10 लिखेंगे इसका दुगुना।
अब वो कहता है कि भाजक भागफल कितना आएगा दोस्तों, तो भागफल का ये 5 गुना है, यानी जो इसका क्या है, इसका ये 5 गुना है, तो इसका होगा कितना, 2 आएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हम भाग देना, तो हम यहाँ पे कितना आएगा, तो इसका आएगा दोस्तों हमारा 10 दूनी 20 और 5 25। इस तरह से हमारा आएगा ये बीच की जो संख्या वो कितनी होगी दोस्तों, 25 राइट आंसर होगा, क्योंकि 25 में 10 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 5 शेष फल बचेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा तीसरा 25 आंसर सही है। तो चलिए दोस्तों इसको हम हल करते। 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दोस्तों, 20 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन सी संख्या 5। तो पहली संख्या होगी हमारी x, दूसरी संख्या होगी दोस्तों x धन 1, तीसरी संख्या होगी हमारी x धन 2, और इसके बाद हमारी चौथी संख्या होगी दोस्तों धन के बाद x धन 3, और हमारी पाँचवीं संख्या होगी x धन 4। इस तरह से हमारी संख्या 5 हो जाएंगी, जिनका योग कितना है दोस्तों, जिनका बराबर योग है हमारा 20। अब हम क्या करते हैं, केवल क्या ज्ञात करना हमें, इसका औसत निकालेंगे। तो कितना होगा दोस्तों हमारा 1x 2x 3x और 4x और 5x। तो ये 5x बराबर होगा दोस्तों 5x, हमें धन लगाना है, तो 5x धन 1 और 2 3 होगा, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 बराबर होगा दोस्तों हमारा 20। तो हम देखते हैं यहाँ धन में सट जाएगा ऋण में, तो हमारा 5x बराबर होगा दोस्तों कितना, 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10। इस तरह से दोस्तों हमारा x बराबर होगा 10/5। इसको हम काट देंगे तो बचेगा 2। तो दोस्तों हमारा कितना निकला, x बराबर निकला हमारा 2। चलिए दोस्तों, तो हमारा x बराबर कितना निकला, 2 निकला है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, प्रथम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो हमारा निकला था दोस्तों x बराबर निकला है 2, तो प्रथम 3 का चाहिए, तो 1 और 1 जो 2 और जो तीसरा, केवल इनका हमें क्या ज्ञात करना है, क्रमागत योग ज्ञात करना। तो पहली संख्या हमारी 2 हो गई, दूसरी संख्या दोस्तों x धन 1 मतलब 3, और इसके बाद तीसरी संख्या हो गई हमारी x धन 2, तो हमारा 2 पहले से है और ये 2, तो 2 और 2 कितना होगा दोस्तों 4। तो हम जोड़ेंगे 4 3 7 और 2 9, तो दोस्तों हमारा प्रथम 3 का योग हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है, यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। तो दोस्तों एक वर्ग के रूप में तार 144 क्षेत्रफल का है, यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो जिसकी लंबाई कितनी होगी दोस्तों 16 सेंटीमीटर होगी, तो इसका क्षेत्रफल कितना घेरा जाएगा। चलिए तो इसको हम हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हमें किस तरह से लगाना है, तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या, तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों कितना, भुजा का वर्ग। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया हमारा 144 बराबर क्या होगा दोस्तों, भुजा का वर्ग होगा। तो जैसे भुजा का वर्ग हम हटाएंगे तो इसके ऊपर लग जाएगा अंडर रूट। तो हम देखते दोस्तों 12 गुणे 12 अंडर रूट में जाएगा तो केवल 12 निकलेगा हमारा भुजा। तो दोस्तों हमारा भुजा कितने निकलेगा, हमारा 12 निकल के आ जाएगा। तो एक जो वर्ग की एक भुजा होती है दोस्तों वो कितनी हो गई, 12 की। इस तरह से रहेगा हमारा वर्ग, इसका 12 और इसका 12, सभी का 12 12 होगा। अब क्या ज्ञात करना है दोस्तों, इस आयत के रूप में इसे एक आयत के रूप में मोड़ा गया, इस वर्ग को किसके, एक आयत के रूप में मोड़ा गया है। तो दोस्तों इसका निकल आएगा, इस वर्ग को किस में बनाया गया, आयत में बनाया गया, जिसकी एक भुजा कितनी दोस्तों 16 सेंटीमीटर है। तो ए 16 मतलब ए 12 से क्या हुई, 12 से 4 बढ़ गई 16 हो गया। तो दूसरी क्या हो जाएगी दोस्तों, 12 से 4
कम हो जाएगी, तो 12 से 4 कम होगी तो कितना होगा 8। तो एक भुजा हो जाएगी 8 की हो जाएगी दोस्तों। तो पहले एक भुजा हमारी 16 की दी गई, तो दूसरी कितनी की होगी हमारी 8 की हो जाएगी। अब इसका चाहिए हमें छेदफल ज्ञात करना है, तो छेदफल क्या करेंगे, अब 16 गुणे 8 करेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना होगा जी, यानी 8 छंग 48 का 8 हासिलाई 4 8 4 12, इस तरह से हो जाएगा हमारा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो इसका राइट आंसर हमारा तीसरा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये तो हमने प्रोसेस सही विधि से हल किया है। यदि आप तुक्का लगाना चाहें तो तुक्का भी कभी कभार सही निकलता है। तो तुक्का कैसे लगाते दोस्तों, हमें क्या करना है, 144 में से हमें 16 घटा देना, 14 में से 6 गया 8 हासिल आए 1, 4 में से 2 गया 2, 1 का 1। तो दोस्तों हमारा तुक्का भी कैसा निकला, सही निकला। तो कभी कभार तुक्का भी काम कर जाता है। चलिए दोस्तों हमारा 60वां प्रश्न है। तो 60वां प्रश्न कहता है हमारा कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न बताना है। तो दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो दोस्तों हमने 5/6 में भाग देंगे, तो इसका आंसर आएगा हमारा 0.83। और इसका 3 में 4 का भाग देंगे दोस्तों तो आएगा हमारा 0.75। इसके बाद दोस्तों 1 में 2 का भाग देंगे हम, तो आएगा दोस्तों हमारा 50। अब 2 में 3 का भाग देंगे दोस्तों तो आएगा हमारा यानी 3 18 6.66। और दोस्तों अब हम 3 में 5 का भाग देंगे, तो दोस्तों आएगा हमारा 5 छक्के 30 60 आएगा। तो दोस्तों इनमें देखते हो जो सबसे बड़ी भिन्न हो गई और ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी भिन्न हो गई। इस तरह से दोस्तों हमारा आंसर आएगा पहला 5/6 और 3/4 इज करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों हमारा तीसरा भाग तीसरा किसका है, पर्यावरण अध्ययन का। तो हमारा भाग तीसरा पर्यावरण अध्ययन। तो हमारा निर्देश है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो हमारा तीसरा भाग शुरू होता है पहले प्रश्न यानी 61 पर्यावरण का पहला प्रश्न है और हमारे इस प्रश्न पत्र का 61वां प्रश्न है। तो चलिए देखते प्रश्न क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन एक भारत का संघ नहीं है, संघ प्रदेश नहीं है, इनमें से बताना जो भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हमारा, इसमें हमारा राइट आंसर है मणिपुर। कौन सा, मणिपुर। इसका केंद्र संघ शासित प्रदेश नहीं है, बाकी ये सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों इसमें 61 में क्या है कि ये लद्दाख ये स्वतंत्र प्रदेश नहीं है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और चंडीगढ़ हो गया, लेकिन हमारा मणिपुर है ये स्वतंत्र राज्य है। तो चलिए दोस्तों हमारा 62वां प्रश्न शुरू होता है। तो आज हम सीटेक का पूरा पेपर हल करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपके लिए जो मॉडल पेपर तैयार किया है वो आपका पूरा एकदम परीक्षा में आएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न 62वां क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। तो कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक बताना है। तो इसका दोस्तों हमारा पहला देखें बॉम्बे, हाई और पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि कच्चे तेल का जो पेट्रोलियम का जो उत्पादक है वो कौन सा हमारा गुजरात है और तमिलनाडु। इसका सही आंसर है दोस्तों गुजरात और तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न 63वां प्रश्न क्या कहता है कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो जो हमारे देश का संविधान है, संविधान दोस्तों कब बना था, 1950 में लागू हुआ था। तो ये संविधान किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो पहला मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, चौथा सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन। तो जो सभी लोग जानते हैं कि संविधान को किसके द्वारा निर्मित किया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो इनके द्वारा संविधान को बनाया गया था। इन्होंने दोस्तों संविधान तो इस संविधान में भारत की व्यवस्था और कानून के बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न 64वां प्रश्न क्या कहता है। तो पौधे के लिए
पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विवरण कीजिए। कार्यों का क्या करना, विचार देना है। तो पहला है हमारा पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित और संचरण करना, डिबा पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो दोस्तों इनमें से जड़ों के क्या कार्य हैं, तो हमें जड़ों के कार्य बताना है। तो जड़ों के कार्य, पौधे को सहारा देना ये भी जड़ों का कार्य है, ह्यूमस देना तो ह्यूमस प्रदान करना जड़ों का कार्य नहीं होता है, भोजन संचित करना भंडारण करना तो ये भी जड़ों का कार्य होता है। इसके बाद पानी और खनिज, तो जड़ें क्या करती हैं, जड़ें जमीन से जो तना होता है तो जड़ें क्या करते हैं, जमीन से पानी को अवशोषित करती हैं, यानी पानी को क्या करती हैं, सोखती हैं जमीन से और ऊपर तक ही तना में पहुंचाती है। इस तरह से जड़ों का काम होता है पानी को खींचना। और पौधों को क्या करती है, ये सहारा देती है। यदि जड़ें मजबूती से पकड़ ना बनाएंगी तो पौधा क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो चलिए जड़ों के कार्य कौन कौन से हो गए हमारा, ए हो गया हमारा, और सी हो गया और डी हो गया। तो चलिए इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं कि कौन सा आंसर हमारा सही है। तो दोस्तों इसका आंसर आ रहा है ए सी डी, आंसर नंबर चौथा सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 65वां कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है, कस्बा यानी गांव है, छोटा गांव, जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली भी ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। तो जो पोचमपल्ली है कस्बा एक किस राज्य का भाग है। चलिए तो इसके हम ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों पोचमपल्ली है ये कहाँ का, तो ये दोस्तों तेलंगाना, किसका है, तेलंगाना। जो अपना पोचमपल्ली है एक कहाँ का है दोस्तों, तेलंगाना। यहाँ से पोचमपल्ली नाम की साड़ियाँ भी बनती है। और कौन से राज्य का भाग है, तेलंगाना का। पहले दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य में था, अब वहाँ से इसको तेलंगाना को एक अलग स्टेट, स्वतंत्र स्टेट बना दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 66वां, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो दोस्तों क्या करना, खाद्य पदार्थों के समूह को चुनना जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो हमारा पहला है गुड़, आंवला और टमाटर, दूसरा आंवला, पालक और गुड़, तीसरा आंवला, बंद गोभी और टमाटर। चलिए चौथा देखते हैं ऑप्शन। तो चौथा है हमारा ऑप्शन बंद गोभी, आंवला और पालक। तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि गुड़ में भी क्या होता है, आयरन होता है, गुड़ में बहुत ज़्यादा आयरन होता है। पालक तो आयरन के लिए वैसे ही प्रसिद्ध है। और इसके बाद आंवला में भी क्या होता है दोस्तों, बहुत अधिक मात्रा में लोहा यानी आयरन पाया जाता है। आयरन का सूत्र होता है Fe। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा दूसरा, Fe को क्या बोलते हैं, आयरन। जिसे डॉक्टर के पास यदि खून की कमी हो जाए, खून की कमी हो जाए तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपको एनीमिया हो गया है। क्या बोलते हैं डॉक्टर, आपको एनीमिया हो गया। तो आपको क्या खाना दोस्तों, लोहा खाना है। तो हम डायरेक्ट तो लोहा को बाज़ार से ला के खा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम इसका जो स्रोत होता है आंवला है, पालक है, गुड़ है, तो इसके द्वारा हम लोहे तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा रहा आंवला, पालक और गुड़। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 67 ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से वस्तुओं को देख सकता है। दोस्तों ये मनुष्य है और ये पक्षी है। तो जो ये पक्षी है ये मनुष्य x देखता है तो ये 4x गुना दूर तक का स्पष्ट देख सकता है। तो उस पक्षी का हमें क्या बताना है, समूह बताना है, कौन से समूह के वो पक्षी हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि पाखता और कौआ मोर। तो ये दोस्तों मोर तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं लेकिन ये ज़्यादा दूर का नहीं देख सकते, इसलिए ये आंसर हमारा सही नहीं है। चलिए हमारा दूसरा ऑप्शन है बाज। बाज दोस्तों दूर तक का देख सकता, कबूतर और तोता दूर तक का नहीं देख सकता, इसलिए ये भी हमारा आंसर सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, हमारा अगला है कौआ। तीसरा हमारा कौआ, चील और बुलबुल। तो दोस्तों इसमें कौआ और बुलबुल दूर तक का नहीं देख सकते, तो ये भी हमारा
आंसर सही नहीं है। अब चौथा हमारा बाज, ये भी दूर तक का देख सकता है, चील भी देख सकता है और गिद्ध। तो राइट आंसर हमारा दोस्तों चौथा है। तो क्या होते हैं, चील, गिद्ध, एबाज, ये तीनों ही पक्षी कहीं भी रखी हो, कोई भी कीट पतंग या पक्षी होते हैं बहुत दूरी से देख सकते हैं। और दोस्तों ये शिकार भी करते हैं। क्या करते दोस्तों, ये शिकार भी करते हैं। ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखते रहते हो, जैसे ही इनका शिकार निकलता है तो सीधे ऊपर गिरते हैं उसी जगह और शिकार को उठा के ले जाते हैं। ये मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा दूर तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा 68, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। यानी किस राज्य के लोग हैं जो ढालू छत वाले जो लकड़ी के मकान बनाते हैं मजबूत बांस के, वो धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई तक बनाते हैं। जैसे धरती है तो लगभग कितना 3 या 3.5 फीट की ऊंचाई पर ये मकान बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं। तो किस राज्य के लोग हैं, चलिए तो इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा राजस्थान। तो राजस्थान में तो दोस्तों हम भी जानते हैं कि यहाँ बारिश भी नहीं होती है, तो लोगों को ऊंचाई पर मकान बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा लद्दाख, तो ये भी हमारा नहीं है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। जब तीसरा था असम, असम में क्या होती है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर है। इसमें क्या होती है दोस्तों, भारी बारिश होती है, भारी बारिश होती है। तो इससे बचने के लोग क्या करते हैं, ऊंचे जगह पर मकान बनाते हैं। दोस्तों अगला हमारा उड़ीसा। तो उड़ीसा में भी इतना ज़्यादा बाढ़ का प्रकोप नहीं कि लोगों को ऊंचाई तक मकान बनाने पड़े। चलिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा होती है वो होती है असम के मौसिनराम में। तो वैसे बारिश के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ के लोग ज़मीन से 3 या 3.5 मीटर की ऊंचाई पर मकान बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा 69, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, यानी भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी, गांधीनगर क्या है दोस्तों, गुजरात की राजधानी है, और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः क्या होंगी। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा कौन सा, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा हमारा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इनकी दिशाएं बताना, गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा दूसरा, कि दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण पूर्व में है। तो चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए, यानी मटर के पौधे के साथ किसने प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, चिकने और खुरदरे, लंबे या बौने, पीले और हरे आदि। तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि जो आनुवंशिकी के पिता हैं वो कौन हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। दोस्तों कौन है वो, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ऑस्ट्रिया नामक देश के किसी गिरजाघर के क्या थे दोस्तों, ये पादरी थे। ये इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण ये उच्च अध्ययन नहीं कर सके और ये उसी चर्च में जा कर के अपना क्या करने लगे, जो पादरी जो पूजा पाठ का काम होता है ये करने लगे। और उसी के आसपास इन्होंने जो पार्क के चारों तरफ क्या लगाए थे दोस्तों, मटर और कुछ फूल के पौधे उगाए थे, उन्हीं पर ये अपना उपयोग करते रहे। और उसी के आधार पर उन्होंने मटर के 7 जोड़ी विपरीत लक्षण देखे थे। तो मटर से क्रॉस कराते गए, तो मटर की विभिन्न किस्में बनाई। और उसके बाद में इन्होंने जो अपना यानी प्रभावता के नियम, अप्रभावता के नियम, एक संकर दुई संकर जो भी इन्होंने प्रयोग बनाए थे दोस्तों, तो उन्हें एक छोटी सी पत्रिका में दिए थे। तो छोटी सी पत्रिका में देने के कारण इनके जो प्रयोग थे दोस्तों, इनके जो प्रयोग थे वो ज़्यादा फैल नहीं सके। इनके प्रयोग क्या हुआ दोस्तों, ज़्यादा दूर तक नहीं फैल सके, जिसके कारण लोगों ने ज़्यादातर नहीं देखा। बाद में दूसरे वैज्ञानिक जिन्होंने प्रयोग किए तो ये आनुवंशिकी का उन्हें
श्रेय दिया गया। जब कहीं से मेंडल साहब की पुस्तक मिल गई न्यूज़ वाली, तब पता चला कि जो आज के वैज्ञानिक ने प्रयोग किया, आज से वो 100 साल पहले मेंडल साहब भी प्रयोग करके रख गए हैं। इसलिए मेंडल साहब को उनके मरने के बाद नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, साथ ही उन्हें एक वैज्ञानिक का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों किसका था पूरा? ये था दोस्तों मेंडल। इसमें आएगा हमारा आंसर आएगा दोस्तों मेंडल। चलिए इसको हम ऑप्शन में देखते हैं मेंडल साहब हैं कि नहीं हैं। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर आया हमारा कौन सा? ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 71। निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो दोस्तों हमारा पहला है पदार्थ। तो पदार्थ नहीं है दोस्तों, ये भी आंसर गलत है। दूसरा प्राकृतिक संसाधन, ये भी हमारा आंसर गलत है। तीसरा है चीज़ें जो हम बनाते हैं, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा तीसरा है। क्या है? कि चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। चौथा है दोस्तों चीज़ें कैसे काम करते, ये भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 72। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? जो उपाख्यान अभिलेख होते हैं उनमें क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? तो एवं मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। दूसरा निर्णय वाले कथनों को लिखना। सी वाला मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। डी वह बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? पहला, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। क्या करना है दोस्तों? हम मुख्य रूप से जो समस्याग्रस्त स्थिति है उनकी पहचान करना। चलिए अगला प्रश्न। तो चलिए दोस्तों इसका मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। और दूसरा आंसर सही है दोस्तों इसका निर्णय वाले कथन को लिखना। जो निर्णय वाले कथन होते हैं उनको लिखना। अब आता मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना, तो ये गलत है। बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना, ये भी हमारा गलत है। दोस्तों इसका आंसर आया ए और बी दोनों सही हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में दोस्तों हमारा पहला वाला सही, ए और बी दोनों सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा कि आप एक एकीकृत EVS कथा के लिए कैसी योजना बनाएंगे? आप एक एकीकृत EVS बनाना, तो उसके लिए कैसे आप योजना बनाएंगे? तो पहला, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। इसके बाद में दोस्तों हमारा अलग अलग योजना में सभी विषयों को अलग करेंगे। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक प्रबंध करेंगे। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है पहला। क्या दोस्तों इसका पहला आंसर सही है? एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता था? तो दोस्तों इसका परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। तो दोस्तों ये आंसर हमारा सही नहीं है, ये नहीं चाहता था पुनीत। अगला हमारा कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। तो इसमें भोजन विषय के बारे में बताया, पाचन तंत्र को बनाने को कहा है, तो क्या करेगा वो? पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा दूसरा है। अच्छे ढंग से ड्राइंग कौशलों में शिक्षार्थियों की पहचान करना, ये भी नहीं है सही। और अगला देखते दोस्तों कि पाचन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, ये भी सही नहीं है। पहले तो क्या करेगा? पाचन से संबंधित विचार प्राप्त करेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन संबंध में सही नहीं है? तो रचनात्मक आकलन में कौन सा संबंध सही नहीं है? तो पहला, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर यही है कि रिपोर्ट कार्ड में
के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। बाकी हमारा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए ये भी सही नहीं है। छात्रों के प्रति प्रगति निगरानी करना ये भी सही नहीं है। बच्चे के सीखने की कोई जानकारी रचनात्मक आकलन मदद कर सकती है, ये भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहते हैं। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इसका हम आंसर ऑप्शन से देखते हैं। तो स्मिता को क्या करना चाहिए? चलिए दोस्तों, तो इसमें क्या करना है, स्मिता क्या है, कक्षा में क्या करना चाहती है? लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति। तो पहला, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, ये भी गलत है। अगला है विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैश कार्ड दिखाएं, तो ये भी क्या है दोस्तों, ये भी गलत है। अगला, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करवाने को कहें, ये भी गलत है। दोनों लोग साफ कर सकते, लड़का लड़की। अगला, एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, जो छात्र की माँ है उसको हम आमंत्रित करेंगे जो ऑटो चालक है, उससे क्या होगा, तो बच्चे कुछ सीखेंगे। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर है चौथा, राइट आंसर सही है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 77 कि कक्षा 5 के समन्वयन, कक्षा 5 के समन्वयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो इसका देखते हैं दोस्तों हम कि पहला है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। चलिए अब देखते हैं हम अगला कि किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। तीसरा, माता पिता से बात करें, उन्हें सलाह दें। चौथा, उससे वैकल्पिक और आसान कार्य करा दें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, उसकी कठिनाई का पता लगाएंगे और उसको अनुसार कक्षा का कार्य समायोजित करने के लिए उससे बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? चलिए दोस्तों इसको हम देखते हैं। तो हमारा इसका यानी पूरी तरह से वाहनों में डीजल वाहन प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है, ये भी सही नहीं है। चलिए दूसरा, हमारा छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा, ये भी हमारा सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, वह आधुनिक वाहनों का उपयोग करे जो लाभों पर छात्रों के संवेदनशील को बनाना चाहते हैं, ये भी दोस्तों हमारा सही नहीं है। चलिए दोस्तों, यह इस मुद्दे पर छात्रों को दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों EVS। दोस्तों क्या EVS यानी पर्यावरण के मानचित्रण का कौशल। तो EVS यानी पर्यावरण अध्ययन। तो लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। दूसरा, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। चौथा, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ये, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आज सीटेक के पेपर का महामैराथन हो रहा है। चलिए तो इसमें आप अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, EVS की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो दोस्तों क्या है एकीकृत प्रकृति सहायक? तो पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। तो दोस्तों इसका हम देखते दूसरा, पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में। तीसरा, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं को अधिक संख्या में परिचय देने में। चौथा, हमारी दी गई सूचना और विवरणों से सीखने में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा कौन सा है? दूसरा, क्योंकि पाठचर्या का भार क्या किया जाए, कम किया जाए।
और शिक्षार्थी को सार्थकतापूर्वक सीखने में सहयोग दें। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 81, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस का आकलन एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो दोस्तों पहला सहयोग, दूसरा न्याय के प्रति सरोकार, तीसरा समानता के प्रति सरोकार, चौथा अवधारणा मानचित्रण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चौथा, अवधारणा मानचित्रण। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो पहला, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान में शिक्षार्थियों में मदद करता है। तो दोस्तों ये सही है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। दोस्तों ये सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला है दोस्तों हमारा कि यह शिक्षार्थियों को कुछ 100 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। तो ये भी दोस्तों सही है। चौथा है दोस्तों हमारा, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। दोस्तों तो इसके भी सही है। तो दोस्तों इसके आंसर हमारा ए, सी और डी तीनों ही सही। चलिए ऑप्शन में हम इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों इसका हमारा कौन सा सही है? 2 नंबर का सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ए, सी और डी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा अपनी कक्षा में 50। दोस्तों क्या करना है? अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ बाड़ी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहते जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हैं। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? चलिए तो इसका हम देखते हैं आंसर कौन सा होना चाहिए। चलिए तो ऑप्शन को पढ़ते हैं। तो पहला हमारा कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संबद्ध व्यक्तियों का मदद करना, तो ये गलत है। दूसरा हमारा समूह चर्चा को प्रोत्साहन करना, ये भी हमारा गलत है। उचित एबी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना, ये भी हमारा गलत है। नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन का, दोस्तों तो इसका राइट आंसर हमारा ये है कि नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण करना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न कहता है कि इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करते हैं? तो वो समाचार पत्र क्यों पढ़वाती है? तो पहला, बे मनोरंजन का साधन है, तो ये सही नहीं, मनोरंजन बस का नहीं है। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तो दोस्तों यही राइट आंसर है हमारा कि ये संसार से जुड़ने में मदद करते हैं। तीसरा, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते, ये भी सही नहीं है। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा बनाते, तो ये भी सही नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा 85 कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन क्या करते हैं दोस्तों? युक्ति के रूप में उपयोग करते हैं। पहला, अनुशासन को बनाए रखने के लिए। दूसरा, ध्यान खींचने के लिए। तीसरा, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। चौथा, कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो चलिए दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है चौथा, कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए क्या करते दोस्तों? हम पर्यावरण अध्ययन का उपयोग करते हैं, प्रश्न करने की युक्ति के रूप में उपयोग करते हैं। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कौन सा एक राज्य में तो राग का अर्थ है जंगल? दोस्तों जो शब्द दिए गए हैं तो किस राज्य में है? तो राग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जंगल होता है। जंगल क्या बोलते हैं दोस्तों? फॉरेस्ट। क्या होता है? फॉरेस्ट। तो किस में दोस्तों हमारा? चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। तो दोस्तों ये असम, तो ये असम में भी नहीं है। दूसरा दोस्तों उड़ीसा, तो उड़ीसा में भी नहीं है। तीसरा दोस्तों मिजोरम, इसमें भी नहीं है। चौथा आता दोस्तों हमारा झारखंड, तो झारखंड में यानी तोरण, तो रंग को क्या बोलते हैं दोस्तों?
जंगल बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा 87। आपका घर एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार कर जाते हैं और अंत में आपका ठीक उत्तर में दूरी 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित होगा? तो दोस्तों इसका देखते हम ऑप्शन में क्या क्या सही है। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन हमारा ए, 125 मीटर ठीक नीचे। तो दोस्तों 125 मीटर जाएगा, 125 मीटर आएगा और इस तरफ 100 मीटर जाएगा दोस्तों, 100 मीटर वापस होगा। तो इस तरह से उसका जो सापेक्ष घर स्थित होगा वो दोस्तों किस तरफ होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 100 मीटर ठीक पश्चिम की तरफ। तो राइट आंसर है तीसरा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 88। कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले दिया लगा जो समय लगा है, जो लगा दोस्तों समय लगा, समय में हम क्या करें 1145 में समय का भाग दे देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न 89। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो पहला दोस्तों हमारा प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो कौन सा दोस्तों वो पूछ रहा, कौन सा कथन सही नहीं है, इस पर गौर करना है दोस्तों। तो मधुमक्खी की छत्ते में रानी होती है जो अंडे देती है, तो ये कैसा दोस्तों, ये कथन सही है। दूसरा दोस्तों, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो ये दोस्तों क्या है, पूरी बात गलत है। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा राइट आंसर है दोस्तों दूसरा। चलिए तीसरा और देखते हैं कि क्या दिया गया। तीसरा है दोस्तों हमारा कि छत्ते बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है, दोस्तों ये भी सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है दोस्तों, तो ये भी सही है। तो इसका जो सही नहीं था वो हमारा दूसरा ऑप्शन। दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में दोस्तों को शेयर भी कर दें जिससे वो भी सी टेक का पेपर हल कर सकें। चलिए तो हमारा आखिरी प्रश्न है, 90 प्रश्न है, फर्स्ट पेपर का आखिरी प्रश्न है। नेक्स्ट टॉपिक में आपके लिए हम पेपर सेकंड का यानी मेन पेपर का सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। कहाँ से लाए थे दोस्तों मिर्ची को, यानी जो मिर्च है शीशी करने वाली कहाँ से आई थी, किस देश से आई थी? तो दोस्तों इसका अफगानिस्तान, तो दोस्तों ये भी नहीं है सही। इंग्लैंड, तो ये भी सही नहीं है। तीसरा दक्षिण अमेरिका, दोस्तों अमेरिका से आई थी, यानी मिर्चा को कौन लाए थे दोस्तों, दक्षिण अमेरिका, तो ये हमारा राइट आंसर है अमेरिका। चौथा दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका से, तो ये भी हमारा सही नहीं है। तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर है दक्षिणी अमेरिका। तो चलिए दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सी टेक का सेकंड पेपर उपलब्ध कराएंगे विथ सॉल्यूशन के साथ। किसके साथ दोस्तों, सॉल्यूशन के साथ लाएंगे। तो आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने और दोस्तों को शेयर करना जिससे वो भी सी टेक की तैयारी कर सके। और दोस्तों हमें तैयारी को बुलंद रखना है, क्योंकि हमें पद नहीं देखना है, हमें तो ये देखना कि उस पद में से केवल एक पद हमारा है जिस पर हमें क्या करना, अपना कब्जा करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को रखते, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे सेकंड पेपर में तैयारी के साथ।